हाँ जी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल, किसी भी टाइप का एक ट्राइंगल हो, किसी भी तरीके का ट्राइंगल हो। ट्राइंगल क्या होता है? यहाँ पे तीन साइड्स इंटरसेक्ट करती हैं, तीन अलग अलग पॉइंट्स पे। एक ही जगह पे इंटरसेक्ट नहीं करती तीन साइड्स। तीन साइड से जो एक फिगर बनती है, बाउंडेड फिगर जो बनती है तीन साइड से, वो फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये तो मालूम है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर जो आपको ना मालूम हो। अब इसके जो तीनों एंगल्स होंगे, एंगल नंबर वन, अगर मैं इसको वन डाल दूं, इसको टू डाल दूं और इसको थ्री डाल दूं, तो इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 होगा। एंगल नंबर वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और इसके लिए रीजन क्या डाल देंगे हम? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यही चीज। ठीक है, मैं जो आपको लिखूंगा, मैं पूरी ये प्रॉपर्टी नहीं डालूंगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल मैं डायरेक्टली ट्राइंगल का साइन बना दूंगा, तो इसका मतलब होगा कि मैंने वहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाई है। ठीक है, कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। वो क्यों होता है, उसके लिए एक छोटा सा इसका प्रूफ है कि क्या करा हमने। इस ट्राइंगल को मैं नीचे ले जाता हूँ थोड़ा सा। आपके एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से इसको दिखा रखा है, बना रखा है, तो वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। आप क्या कर रहे हैं, एक ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, यानी कि एक ट्राइंगल के तीनों जो वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं, वो ए बी और सी हमने मान लिए। और किसी एक वर्टेक्स से, किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यानी कि मैंने क्या करा, थ्रू ए ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बी सी। ए से हमने एक लाइन डाली जो कि पैरेलल रहेगी बी सी के, तो वो कुछ ऐसे जाएगी। ये एक लाइन डाल दी। अब यहाँ पे जो ये लाइन डाली है ए से, वो मैंने लिख दिया पी और क्यू। ठीक है, तो एक ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास, गिवन क्या है? ए ट्राइंगल ए बी सी। और हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे? एंगल वन, टू और थ्री, तीनों का सम 180। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता कि प्रूव करो कि तीनों एंगल का सम जो है वो, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना है? 180। हमें प्रूव करने को बोल देता है वो। ठीक है, 2 नंबर का, 3 नंबर का एक थ्योरम। तो इसको कैसे लिखना है मैं उसी को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी हमने। थ्रू ए ड्रॉ ए लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी। ठीक है, हमने एक लाइन डाली ए से, जो कि उस लाइन को नाम दिया पी क्यू, और पी क्यू क्या है? पैरेलल रहेगी बी सी के। ये मैंने कंस्ट्रक्शन करी है। कंस्ट्रक्शन मतलब हम खुद करते हैं उसको, जो चीज़ हम क्वेश्चन में नहीं दी होती, डायग्राम में नहीं दी होती, वो हम खुद से बना रहे हैं वहाँ पे कोई चीज़, तो वो कंस्ट्रक्शन में ऐड कर देंगे। अब कंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करेगा। आप सारी बातें एक साथ नहीं लिख सकते कि मैंने एक ये लाइन डाली पैरेलल है, इससे एंगल बन रहा है वो उसके इक्वल भी है, तो इतनी सारी बातें एक ही साथ नहीं हो जाएंगी। आप कंस्ट्रक्शन में कोई एक चीज़ कर सकते हो खुद से। यहाँ पे आपने क्या करा, एक लाइन डाली जो कि पैरेलल रही बीसी के, बस ये कंस्ट्रक्शन हो गई। अब इसके बाद जो जो चीज़ें होंगी वो किसी थ्योरम का और किसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं वहाँ पे ऐड करके अपना क्वेश्चन बना सकता हूँ, या अपनी जो भी पॉइंट मेरे को प्रूव करना था वो कर सकता हूँ। आप ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर देंगे कि कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे ही कर दी कि ये सब कुछ इक्वल हो गया या जो चीज़ चाहिए थी वो हो गई, तो फिर तो आपने वो एक तरीके से कंस्ट्रक्शन क्या करी, वो तो सारा का सारा कह दिया कि ये मान ही लो फिर सब कुछ। तो ऐसा नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन भी डिपेंड करेगा आपको कि कैसे आ रही है, समझ में आ भी पा रही है कंस्ट्रक्शन, क्या चीज़ करनी होती है, हमें क्या बनाना होता है खुद से, वो आ जाएगा समझ में थोड़ी प्रैक्टिस से। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर ये लाइन, ये वाली जो लाइन थी, ये ऊपर स्काई ब्लू कलर की और नीचे जो बीसी है, ये अगर पैरेलल है आपस में, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो यहाँ पे दो ट्रांसवर्जल आ रहे हैं। एक तो ए बी ट्रांसवर्जल आ रहा है और ए सी ट्रांसवर्जल आ रहा है। अगर मैं ए बी ट्रांसवर्जल को देखूं तो मेरे पास जेड कुछ ऐसा सा बन रहा है। देखें, ये और ये, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इस पॉइंट को बी लिखा हुआ है और इस पॉइंट को सी लिखा हुआ है, ये वाला जेड बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल का एंगल नंबर 1 है। क्या एंगल नंबर 1 इस वाले एंगल के इक्वल नहीं हो जाएगा? ये वाला, यहाँ पे जो एंगल बना रहा हूँ, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। ठीक है, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, लाइंस पैरेलल, तो ऑल्टरनेट यानी कि जेड वाली पोजीशन के जेड के कॉर्नर एंगल जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। अभी हमने लास्ट क्लास में इस बात को समझा था। यहाँ पे नंबर 4 डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि पी क्यू पैरेलल टू बी सी बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन से पॉइंट उठाया, और इसके बाद मैं लिख सकता हूं कि एंगल नंबर 3, सॉरी एंगल नंबर 4 एंगल नंबर 1 के इक्वल हो जाएगा।
4 की पोजीशन का और 1 की पोजीशन का एंगल, ये दोनों बनते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये दोनों एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, ये बात तो सही कही आपने। इसी तरीके से आप यहां पे देखें, इस वाली जगह का एंगल और ये वाली जगह का एंगल, यानी कि एंगल नंबर 2, और इसको नंबर डाल देता हूं मैं 5। ठीक है, तो यहाँ पे z कुछ उल्टा बन रहा है, ऐसा ऐसा और ऐसा। यहाँ पे नंबर मैंने 5 डाला है, यहाँ पे नंबर मैंने 2 डाला है, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है Q, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है A, यहाँ पे C है और यहाँ पे B है। ठीक है, तो उल्टे z पे भी अगर ये एंड लाइंस z की पैरेलल हो तो ये भी ऑल्टरनेटिव एंगल्स बनते तो वैसे भी हैं, पैरेलल हो चाहे ना हो, लेकिन इक्वल कब होते हैं, जब लाइंस पैरेलल हो। तो लाइंस तो पैरेलल हैं, तो इसी से ही हम ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं कि 5 और 2 पोजीशन के एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये भी इक्वल रहेंगे। इन दोनों को मैं दो अलग अलग पॉइंट के नाम दे देता हूँ कि इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है जी। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब ये एक स्ट्रेट लाइन थी, पी क्यू क्या थी, एक लाइन थी ना, पी क्यू इज अ लाइन। यहाँ पे हमने क्या कहा था, थ्रू ए ड्रॉ ए लाइन पी क्यू, तो पी क्यू को हमने क्या बनाया, एक लाइन, एक ही लाइन है ये, पी ए क्यू एक लाइन है, यानी कि तीनों पॉइंट उसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, यानी कि एक लाइन पे है। अगर एक लाइन पे किसी एक पॉइंट से मैं बात करूं तो किसी एक साइड पे क्या बनते हैं, जितने भी एंगल होते हैं उन सबका सम क्या होता है, 180 होता है। तो ए पॉइंट से पी क्यू लाइन के नीचे की तरफ बनने वाले तीन एंगल हैं, 3, 4 और 5, 4, 3 और 5। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पी क्यू इज अ लाइन, चाहो तो बाय कंस्ट्रक्शन रीजन दे सकते हो उसका, कि एक लाइन थी, हमने बनाई थी, कंस्ट्रक्शन में काम किया था, तो इसका मतलब होना चाहिए कि भाई 4, 3 और जो 5 हैं, ये तीनों के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन पे जितने भी एंगल एक पॉइंट से बनेंगे, यहाँ पे मैं ए पॉइंट से बनने वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180। हाँ जी, होगा। अभी मैंने ऊपर प्रूव करा कि 4 किसके इक्वल है, 1 के, तो 4 की जगह पे मैं 1 रिप्लेस कर सकता हूँ, कर दिया, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से मैंने वाली वैल्यू रिप्लेस करी है। 3 मैंने वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर का एंगल है ये, इसको तो मेरे को लेना ही था। और 5 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, तो 5 की जगह पे मैंने इक्वेशन 2 से वैल्यू रिप्लेस कर दी 2। तो यही तो मुझे प्रूव करना था कि 1, 3 और 2 का सम 180, 1, 2 और 3 का सम 180, और मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बहुत छोटी सी थ्योरम है, लेकिन बहुत यूजफुल है, आगे बहुत काम में आने वाली है, और पेपर में पूछ भी लेते हैं, पेपर में पूछ भी लेते हैं। बड़ी बात पता है क्या, आसान सी चीज पेपर में पूछ लेते हैं 3 नंबर की, तो मजे हैं तुम्हारे तो। ठीक है, तो एक तो ये हो गई, एक इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, एक है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल होता क्या, पहले इस चीज को समझो। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये प्रांशी थी तो उसी, अभी एक सेकंड बेटा, एक में किसी का मैसेज आया हुआ, 1 मिनट। अरे प्रांशी अभी तो थी, अभी अब ये देखो मैसेजेस क्या आ रहे हैं बच्चों के, सर आज की छुट्टी कर दो 11th की। इनका मैंने इनके बाद ही रखा टाइम, अभी तो फिलहाल मैंने टाइम दे दिया हुआ है, उन बच्चों को कराई देंगे हम। चलो चलो देखते हैं। हाँ बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इस पे काम करते हैं पहले। इस ट्रायंगल के 3 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। ठीक है, किस एक ट्रायंगल के 3 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, कैसे, यहां देखो, अगर मैं किसी भी एक साइड को एक तरफ एक्सटेंड कर दूं तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल बन गया, ये बाहर का एंगल। ठीक है, इस वाली साइड को इस तरफ एक्सटेंड कर दूं तो ये बाहर का एंगल बन गया। ठीक है, इस वाली साइड को अगर मैं इस तरफ एक्सटेंड कर दूं तो ये बाहर का एंगल बनता है, इस वाली साइड को मैं ऐसे भी एक्सटेंड कर सकता था तो ये बाहर का एंगल बनता है। ठीक है, तो बाहर का एंगल मतलब किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो आगे की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ बढ़ा दो, ये इधर से इधर बढ़ा दिया, तो ये वाला एंगल क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ऐसे ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ऐसे ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ऐसे और भी आप बना सकते हो बनाने को। अगर मैं इस साइड को ऐसे बढ़ा रहा हूं इस तरफ तो ये भी एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का ये। ठीक है, तो एक एक्सटीरियर एंगल कोई सा भी ले लेते हैं पहले, मानो कि ये वाला एक्सटीरियर एंगल लिया, ये, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, ये इंटीरियर एंगल से 1, 2,
और 3, ये तीनों ट्राइंगल के अंदर के एंगल है, इसलिए इंटीरियर एंगल हो गए। ये ट्राइंगल का बाहर का एंगल है 4। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के, जो इसके अंदर के अपोजिट एंगल्स है ना, यानी कि इसके ट्राइंगल में इसके साथ का एंगल कौन सा है? एंगल नंबर 3, ये वाला इसके साथ का एंगल है। इसको छोड़ दो तो अब अंदर के इसके सामने के एंगल कौन से हैं? यानी कि एंगल 3 जो इंटीरियर एंगल था, इसके सामने के एंगल कौन से हैं? एक ये है इसके सामने का एंगल और एक ये है इसके सामने का एंगल। तो ये क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी कि अंदर के जो अपोजिट एंगल्स हैं इस ट्राइंगल के, एक्सटीरियर एंगल के साथ वाले इंटीरियर जो एंगल था, ट्राइंगल के अंदर का जो एंगल था, उसके अपोजिट एंगल जो भी थे उनका सम इसके इक्वल होता है। यानी कि इस प्रॉपर्टी में हमारे को ये बात पता चलेगी कि 1 और 2 का सम एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब यानी कि हमारे को ये चीज़ इससे पता चलती है, इस चीज़ को भी हम प्रूव कर सकते हैं बड़े आराम से। छोटी सी थ्योरम है ये भी, कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है, उसका एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 4, हमें प्रूव करना है ये वाला पॉइंट। तो इसका प्रूफ क्या रहेगा, कैसे लिखेंगे इस चीज़ को? तो यहाँ पे आपको मालूम है कि 1 + 2 + 3, यहाँ पे हमने 3 लिखा हुआ था, तो इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से मुझे पता चलता है कि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। इस बात को मैं पहले प्रूव कर चुका हूं, तो वहां से हम इस चीज को लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं। एक पॉइंट ये हो गया मेरे पास। अच्छा, एक पॉइंट, ये एक लाइन चल रही है, ये वाली एक लाइन है, इस लाइन पे इस पॉइंट से, यानी कि अगर मैं मार्किंग करूं A, B और C, इस C पॉइंट से इस लाइन के ऊपर बनने वाले दो एंगल हैं 3 और 4, तो इन दोनों का सम कितना रहेगा? 180। तो एंगल 3 + एंगल 4 किसके इक्वल होगा? 180। क्यों? ये क्या चीज़ है? ये लीनियर पेयर है, या ये एक लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल है। तो अगर एक पॉइंट से दो ही एंगल बन रहे तो बेटर है कुछ और लिखने से कि लीनियर पेयर लिख दो। ठीक है, तो इन तीनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। तो मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये नहीं लिख सकता कि ये तीन एंगल मिलके इन दो के सम के इक्वल रहेगा, क्योंकि इन तीनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है। वो किसी अलग प्रॉपर्टी से इन तीनों का सम 180 बना है, ये किसी अलग प्रॉपर्टी से इन दोनों का सम 180 बना है, लेकिन फाइनल आउटपुट तो दोनों का 180 ही है ना। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2, 1, 2 और 3 का सम किसके इक्वल रहेगा? 3 और 4 के। ये चीज समझ में आनी चाहिए, इसका बहुत आगे यूज होता है इस तरीके के पॉइंट्स लिखने का, कि हम दो इक्वेशन से ऐसी कोई इक्वेशन नहीं बनाते हैं। ये चीज समझ में आई है, बहुत आसान भी है। बताओ समझ में आई है कि नहीं? सभी को आई है? देव, वंश, खुशी? ओके। तो अब आप देख रहे हैं कि एंगल 3 दोनों में कॉमन है, या एंगल 3 इधर आके क्या हो सकता है? माइनस हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं एंगल 3 वाली वैल्यूज को या एंगल 3 को किसी एक ही जगह पे ले आऊं तो क्या होने वाला है? ये होने वाला है कि इस वाले एंगल 3 को मैं इस साइड पे ले आया तो -3 हो जाएगा, तो एंगल 3 से एंगल 3 कट जाएगा, तो 1 और 2 का सम कितना आ जाएगा? एंगल 4 के आ जाएगा। तो ये एंगल 4 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, और ये 1 और 2 क्या है? इसके ट्राइंगल के अंदर के अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि इस ट्राइंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल, अंदर के सामने के एंगल जो है, उन दोनों का सम इस वाले एंगल के इक्वल होता है, यानी कि 1 + 2 का सम 4 के इक्वल होगा। ऐसे ये फिगर कैसे भी बनी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती थी, ये कुछ इस तरीके से हो सकती थी। ठीक है, तो ये किसी एक साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया आगे तक, ठीक है, आगे बढ़ा दिया, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इस टाइम पे, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया, यानी कि इस पे 1 डाल देता हूं। और ट्राइंगल के अंदर के अपोजिट एंगल कौन से होंगे इसके? ये वाला होगा और ये वाला होगा, यानी कि उसके साथ वाला जो एंगल है उसको छोड़ दो, एक्सटीरियर एंगल के जो साथ वाला इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल का उसको छोड़ दो, जो दो एंगल बच जाएंगे उन दोनों का सम उस बाहर वाले के इक्वल होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये जो दो पर्पल वाले एंगल हैं, ये पर्पल और ये पर्पल, इन दोनों का सम ये बाहर वाले पिंक के इक्वल होगा। और हमने कौन सा एंगल छोड़ दिया? ये ब्लू वाला एंगल छोड़ दिया जो ट्राइंगल के अंदर का था, ये वाला हटा देना है आपने।
बात ध्यान रहेगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है, क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन को छोटा कर देती है। तो घुमा के लिखने से बेटर है कि हम जहां पे इसको लगा पाएंगे वहां पे इसको लगा देंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। ये दो आपकी थ्योरम दे रखी है उन्होंने, ये ये वाली और एक ये वाली। सर इस चैप्टर में दो ही है ना? हाँ अभी तो यही है, इसके अंदर यही है, बाकी बाकी तो हाँ बाकी क्वेश्चन आपके ये हैं, नहीं प्रूव करने वाली हैं ऊपर, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये थ्योरम, एक ये थ्योरम है, एक ये भी है। इफ ए ट्रांसफर द इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू द टू लाइंस आर पैरेलल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। ये सब थ्योरम है, लेकिन ये पूछते नहीं है, पेपर में नहीं पूछते। हम सीधी सी बात बताऊँ आपको, मैं पेपर में क्या पूछते हैं बताया तो आपको। एग्जाम्पल ये वाला, एग्जाम्पल नंबर 5, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर में से। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल हो गया, ये सब पूछे जाते हैं। और एक आपने जो एक्सरसाइज के अंदर से करा था ये वाला क्वेश्चन, ये मिरर वाला तो बहुत ही कम पूछा जाता है, 4th क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। बाकी एक्स्ट्रा हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, मैं यूलाइक में से करवा दूंगा आपको प्रैक्टिस, टेंशन मत लो, अच्छे क्वेश्चन उसमें से करा दूंगा। अभी एक्सरसाइज मिरर वाला पूछते ही नहीं है। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि जितना वो टेढ़ा लग रहा था आपको उतना ही वो कम पूछा जाता है पेपर में। बाकी ऐसा नहीं है कि पूछा ही नहीं जाता, कि पक्की ऐसी बात हो गई कि भाई ये तो पूछेगा ही नहीं कभी भी, लेकिन मैंने कम देखा उसको पूछते हुए। हो सकता है आपके पेपर में पहले ही पूछ ले, पहला क्वेश्चन ये हो, तो क्या हुआ, हमने कर तो लिया ही है, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने उसको। अब इसके अंदर इन्होंने कहा है, फिगर तो मैंने ली नहीं, 6.39, चलिए यहाँ कॉपी करते हैं उसको भी। आज क्या पंगा पड़ रहा है, ये कुछ उल्टी सुल्टी फाइलें क्यों खुली हुई हैं साथ में। फिगर कौन सी थी, 6.39, ये वाली पहली फिगर है। बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी बहुत है, ठीक है जी। इन्होंने कहा है इस फिगर के अंदर, 6.39 फिगर के अंदर, साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR प्रोड्यूस 2 पॉइंट S। ठीक है, कौन सी लाइन, अच्छा SNT। PQ लाइन को S तक प्रोड्यूस करा है और RQ लाइन को T तक प्रोड्यूस करा है। ये हमें दिख भी रहा है यहाँ पे कि RQ लाइन को आगे तक बढ़ा दिया और QP लाइन को आगे तक बढ़ा दिया। तो दो एक्सटीरियर एंगल बन गए, एक ये वाला बन गया 110 का, एक ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, और एक ये 135 वाला एक्सटीरियर एंगल बन गया। एक सेकेंड, ठीक है, दो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है जी, दिख रहा है हमारे को, एक ये वाला और एक, ऐसा करता हूँ इसका कलर रेड कर देता हूँ, पर पिंक यहाँ जैसे भी है। ठीक है, दो एंगल हमें दिख रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई SPR की वैल्यू 135 है, ठीक है जी, वो हमें दिख भी रही है। PQT की वैल्यू 110 है, ठीक है जी, वो भी दिख रही है। तो इसमें नंबर डाल देता हूँ, इसको एंगल नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल नंबर 2 मान लेता हूँ। मैं PQR और SPR नहीं पढ़ूंगा, मतलब जो भी एंगल थे मैं उनको नहीं पढ़ूंगा, 1 और 2 नंबर पढ़ूंगा सीधे ही। तो आपको समझ में आ जाएगा 1 एंगल कौन सा है, 2 एंगल कौन सा है, ठीक है ना। और भी अच्छा है कि मैं इसके अंदर लिख दूँ इस एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है जी। अब आप कहते हैं कि PRQ को निकालो, PRQ को यानी कि ट्राइंगल का ये वाला एंगल निकालो। अब ये क्वेश्चन भी बहुत सारे तरीके से आप लिख सकते हो, बहुत सारे तरीके से। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो, लीनियर पेयर का यूज करके पहले साथ वाले अंदर के निकाल लो, फिर बाद में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दो। जैसा दिमाग चले पेपर में आपका वैसा करो, आपके प्रॉपर्टीज सही लगी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसी प्रॉपर्टी लगा दी जिसका कहीं हमारे पास प्रूफ ही नहीं है, उसको करा ही नहीं हुआ, बताया नहीं हुआ कि ये प्रॉपर्टी भी है कि नहीं, हम ऐसे बेतुकी बातें लिख रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। जो आपके एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, जो लॉजिकली सही भी हैं, वो आप यूज़ करके जैसे मर्जी क्वेश्चन बना लो। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से बनता है। कैसे करें, देखो मैं तो एक कर रहा हूँ कि मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं इंटीरियर एंगल पहले निकाल रहा हूँ, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा। तो यानी कि एक लाइन बन रही है, ये एक लाइन बन रही है, तो इसके साथ वाला एंगल मैं लीनियर पेयर का यूज़ करके निकाल सकता हूँ। ऐसे ये भी एक लाइन बन रही है, नीचे देख रहे हैं फिगर के अंदर जहाँ मैंने अभी लाइन डाली है, एक एंगल 2 के नीचे, ये भी एक लाइन ही है, ठीक है जी, लाइन है। तो इसके साथ वाला एंगल भी मैं निकाल सकता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी लीनियर पेयर से। ये दोनों एंगल जब निकल जाएंगे तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो उसके हिसाब से मैं एंगल 3 को निकाल सकता हूँ, ठीक है जी। तो करते हैं इस पे काम। तो इसको मैं नंबर इसको 3 डाल दिया हुआ है, इसको 4 डाल देता हूँ और इसको 5 डाल देता हूँ।
ठीक है, तो एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 4 किसके इक्वल होगा? 180 के। ये है जी लीनियर पेयर। अब आपको कुछ और बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक लाइन है, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बताना चाहते हो तो लिख देना कि पी एस इज अ लाइन। ठीक है, पी एस एक लाइन है, या क्यू पी एस एक लाइन है, जैसा चाहो लिख लेना, वरना इतना भी सफिशिएंट है, ऐसे लिख लेना। ठीक है जी, 1 की वैल्यू 135, 4 हम निकालना चाह रहे हैं, निकल जाएगा बड़े आराम से माइनस करके। ये कितना आ जाएगा? 45। ठीक है जी, कितना आ जाएगा? 45 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 5 देखते हैं, तो ये भी क्या है? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट से किसी एक साइड पे एंगल बन रहे हैं, ऊपर या नीचे। ठीक है जी, तो इन दोनों का सम भी 180 ही होना चाहिए। एंगल 2 की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है 110, 5 में निकाल लूंगा। 5 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। बड़े आराम से निकल गया जी, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। किसी ट्राइंगल के दो एंगल मुझे पता चल जाएं तो तीसरा तो हम निकाल ही सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो शायद जिंदगी में, या पहले भी कर चुके हो, तो मुझे मालूम नहीं थी कि इससे छोटी क्लासेस में पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया 8th 7th को लिए हुए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज हमने तब करना है जब ट्राइंगल के एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स निकालने की बात हो और हमें दो एंगल का कोई रिलेशन तीसरे एंगल से मिल रहा हो, तीसरे एंगल के साथ बन रहा हो। यानी कि सीधी सी बात ऐसा कह सकते हो कि दो एंगल दिए हो, तीसरा निकालना है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का, कि यहाँ पे तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर, यानी कि मैं इस पी क्यू आर के मैं इंटीरियर एंगल्स लेना चाह रहा हूं, तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि 4 प्लस 5 प्लस 3 या 3 प्लस 4 प्लस 5। ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले 3 आना चाहिए था, बाद में 4, बाद में 5, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ और ना कहीं जरूरी रहता है। तो ये ट्राइंगल मैंने बना दिया, तो इसका मतलब था आपने यहाँ पे डालना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो मैं तो ट्राइंगल ही डाल देता हूँ। बहुत से स्कूल में भी टीचर ऐसा डलवा देते हैं। अगर वो कहेंगे कि यार कुछ, प्रांशी कहाँ गए थे इतनी देर से? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके ओके, तो हम ट्राइंगल भी बना सकते हैं। अगर आपका स्कूल टीचर, आपके स्कूल टीचर इस बात को कहें कि हाँ जी लगा लेना, मैं समझ जाऊंगा इस बात को। वैसे कम जगह पे ऐसा टीचर मानते हैं, तो मैं आपको ऐसे लिख दूंगा, ट्राइंगल बना दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पे आपने यही लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, सर अभी कुछ खास नहीं कराया, अभी देखते जाओ। हाँ चितेश, सर ASP लिख देते हैं, ज़्यादा बढ़िया। क्या लिख दें? ASP? हाँ, जैसा मैं ASP लिख देता हूँ। चल, जो आपके स्कूल टीचर अलाउ करें आपको, जैसा करें। कई कहते हैं जी हम तो LP भी अलाउ नहीं करेंगे। हमें क्या मालूम कि LP क्या है? लीनियर पेयर है कि लिक्विड पेट्रोलियम है, तो कुछ पता नहीं है टीचर का। तो अगर जो आपको वो कहते हैं ना, क्योंकि चेक उन्होंने करने हैं अभी स्कूल में, बोर्ड के हिसाब से मैं बताऊं तो फिर पूरा प्रॉपर ही लिखना पड़ता है। बाकी आप लिख लेना, वो शॉर्टकट चलेंगे। मैं ट्राइंगल बना दूंगा तो बने, समझ में आ जाएगा ना। कहीं मैंने ट्राइंगल बना दिया तो मैंने इसका मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी है वहां पे, तो आप समझ जाओगे इस बात को। 4 की जगह 45, 5 की जगह 70, फर्स्ट से और सेकंड से मैंने वैल्यूज उठा दी, आपको समझ में आ रहा होगा। 3 अब मैं बड़े आराम से निकाल लूंगा, और 3 ही मेरे को निकालना था। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 में से माइनस कर देंगे इन दोनों का सम, तो 7 और 4 11, माइनस का 125 माइनस हो जाएगा, 15 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 65 ना। तो एंगल 3 की वैल्यू आ गई 65, और यही मुझे निकालना था एंगल 3 PRQ। PRQ कितना है? एंगल नंबर 3 है। तो ठीक है, समझ में आ गया। बड़ा बेहद बेहद और बेहद आसान क्वेश्चन था। इतने आसान की उम्मीद मत रखना पेपर में। बाकी स्कूल टीचर हैं, उनकी मर्जी है, जो मर्जी वो दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फिगर है ये 6.40। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आसान भी है, प्यारा भी है। एक सेकेंड, डिलीट डिलीट एंड डिलीट। हाँ जी, अब इसमें इन्होंने बोला कि जी, क्वेश्चन नजर आ रहा है?
अब नज़र आ रहा होगा अच्छे से। अब इन्होंने कहा कि इस फिगर के अंदर 6.40 फिगर के अंदर x की वैल्यू 62 है, ठीक है जी, हमें दिख रहा है साफ साफ। एक्स वाई जेड 54 है, तो ये 54 जो था कन्फ्यूजन था अभी कि 54 इतने पार्ट को लिखा है कि यहाँ लिखा है, तो मैं इतने को ही समझूँ 54 या नीचे वाले को समझूँ या इस पूरे को समझूँ। यहाँ पे आपने लिख भी दिया है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड आपको समझ में आ रहा है कि ये पूरा रेड वाला एंगल 54 है। तो अब कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि ऊपर वाला 54 है कि नीचे वाला 54 है कि पूरा एंगल 54 है। जी पूरा एंगल 54 है, एंगल एक्स वाई जेड 54 है, ठीक है जी। आपने लिखा हुआ है इस बात को, तो हमने भी लिख दिया। x एक अकेला एंगल है, तो इस पे मैं नंबर डाल देता हूँ, इस पे नंबर डाल देता हूँ। नंबर ये 1 हो गया, ठीक है। और इस पे क्या करूँ, इस पे 2 नंबर डाल देता हूँ अलग अलग। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 नंबर का एंगल हो गया, और ये 6 नंबर का। जितने इस फिगर के अंदर एंगल बन रहे थे, और एक और वैसे ये वाला भी बन रहा था, तो इसको फिलहाल मैं छोड़ दूँ क्योंकि इसका यूज़ है नहीं। तो ये वाले एंगल्स मैंने नंबर डाल दिए सब पे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये अलग अलग। और जो 54 है ना, वो 2 और 3 का सम है एक्स वाई जेड, तो उस पर एक अकेला नंबर नहीं डाल सकता मैं ऐसे करके कि ये 5 नंबर का एंगल है, 6 नंबर का एंगल है, 7 नंबर का। तो इसको मैं कन्फ्यूजन आपकी बढ़ा नहीं रहा हूँ, सीधे सीधे मैंने एक्स वाई जेड ही लिख दिया, ठीक है जी। अब वो इनने एक आगे बातें और क्या बोली उसको पढ़ें जरा। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एक्स वाई जेड। बाइसेक्टर्स या बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट करना मतलब वो कहेगा कि एक लाइन को एक लाइन बाइसेक्ट करती है, यानी कि एक लाइन को दूसरी लाइन बाइसेक्ट करती है, मतलब हाफ करती है, ठीक है। एक लाइन बाइसेक्टर है किसी लाइन का, तो मतलब उसको हाफ करती है। एक लाइन किसी एंगल का बाइसेक्टर है, तो मतलब उस एंगल को हाफ करती है। तो बाइसेक्टर वर्ड का मतलब है हाफ, आधा कर देना, ठीक है, हाफ कर देना। तो वाई ओ और जेड ओ जो है बाइसेक्टर्स हैं, ये लाइंस बाइसेक्ट कर रही हैं एक्स वाई जेड को और वाई जेड सॉरी एक्स जेड वाई को। इन दो एंगल्स को ये दोनों लाइंस बाइसेक्ट कर रही हैं अलग अलग। पहले वाले एंगल को पहले वाली लाइन, दूसरे वाले एंगल को दूसरी वाली लाइन। क्यों? क्योंकि आपने रेस्पेक्टिवली वर्ड का यूज करा यहाँ पे, यानी कि पहले को पहली लाइन, दूसरे को दूसरी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फिगर के अंदर दिख भी रही है कि वाई ओ लाइन जो है ना, आपने बोला कि इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इस वाले एंगल को ये वाली लाइन आधा कर रही है। किसी एक एंगल को अगर मैं बोलूं कि ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसके अंदर दो पार्ट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। यानी कि अगर मैं शेडिंग करूं तो ये लाइट ब्लू आ गया और एक आ गया पर्पल। हाँ, तो ये लाइन जो है बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर होने का मतलब है वो पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। यानी कि अगर मैं शेडिंग करके जो बता रहा था कि पर्पल वाला पार्ट और लाइट ब्लू वाला पार्ट, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर आप इस पे नंबर डालते हो 1 और 3, तो 1 और 3 दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। ये मतलब हुआ इसका बाइसेक्टर का। तो यहाँ पे दो बाइसेक्टर हैं, ठीक है जी। एक बाइसेक्टर ये है, एक बाइसेक्टर ये है, और वो ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं दोनों बाइसेक्टर। ये इन्होंने कहीं लिखा नहीं है, वो समझ में आ ही रहा है कि वाई और जेड है, तो वो ओ पॉइंट पे मीट कर ही रही हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि ओ जेड वाई निकालो। ओ जेड वाई यानी कि नंबर 4 का एंगल निकालना है, यानी कि हमें फाइंड जो करना है एंगल नंबर 4 करना है। एक तो 4 को निकालना है और वाई ओ जेड को निकालना है। वाई ओ जेड एंगल नंबर 6 फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दोनों फाइंड करने हैं, या कुछ प्रूव नहीं करना। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम, कैसे हम इसको लिखेंगे, कैसे ये दोनों फाइंड करेंगे। तो क्या करें, क्या क्या हम कर सकते हैं। एक बड़े वाला ट्राइंगल है, सबसे पहले मुझे 62 देखो। 62 किसका पार्ट है? बड़े वाले ट्राइंगल का, जो ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा है। यानी कि बड़ा और छोटा ट्राइंगल ऐसे बोल दूंगा तो समझ में आएगा। बड़े वाले ट्राइंगल का पार्ट है। ये 54 किसका पार्ट है? ये भी बड़े वाले का पार्ट है। तो बड़े वाले के दो एंगल दे दिए ना, तो तीसरा पहले निकाल लो, जो मैं आसानी से कर सकता हूँ। तीसरा एंगल मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, किसका यूज करके? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का। तो मैं लिख दूंगा इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। इस ट्राइंगल के अंदर, एक्स वाई जेड ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल बन रहे हैं। या तो मैंने नंबर डाल दिए होंगे उस पर, नहीं तो अगर वो कंफ्यूज कर रहा है मुझे एंगल, यानी कि एक बड़ा एंगल जो ट्राइंगल का एक एंगल था, वो 2-3 हिस्सों में कट रहा है, तो मैं उस पर नंबर पे काम नहीं कर सकूंगा, मैं उस पूरे को एंगल लिखूंगा, ठीक है। तो इस पे एक एंगल तो मैं बड़े आराम से पढ़ पा रहा हूँ, एंगल नंबर 1, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो एंगल नंबर 1 सिर्फ एक अकेला ही एंगल है, उसमें कोई कटवट नहीं रहा वो। तो इसका एक एंगल एंगल 1 था, ठीक है, मतलब है। दूसरा एंगल एक एक्स वाई जेड है, तो मैं पूरा ऐसे लिख देता हूँ एक्स वाई जेड, ठीक है जी। और तीसरा एंगल एक्स जेड वाई,
तो यहाँ नंबर पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर टीचर अलाउ करते हैं तो आप ऐसे पूरे को नंबर डाल के आप इस पर 7 लिख के आ सकते हो, और अगर वो अलाउ करते हैं तो यहाँ पे 7 डाल देना, ऐसे वहाँ पे पूरे पे डाल के 8 डाल देना अगर वो अलाउ करते हैं तो, अदरवाइज फिर ऐसे ही करना पड़ेगा आपको काम। 180 डिग्री और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मैंने यहाँ पे यूज कर ली। ट्रायंगल बना दिया मतलब कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज कर लिया। ठीक है जी। 1 की वैल्यू 62 मिली, आपने बुक के अंदर या क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। एक्स वाई जेड आपने वैल्यू 54 दे रखी है। तीसरा एंगल अब मैं निकाल रहा हूं। एक्स जेड वाई आ जाएगा 180 में से माइनस हो जाएगा इन दोनों का सम, और 4 और 2 6, 6 और 5 11, 116 माइनस हो जाएगा। 116 माइनस होगा तो 64 बचेगा। जुकाम लगा हुआ यार और इसको। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। अब ऐसा करता हूँ मैं इस फिगर को ना नीचे कॉपी करता हूँ दोबारा से, क्योंकि इस पर खुद थोड़ी खिचड़ी पकानी है मुझे। वही फिगर ऊपर वाली मैंने सेम कॉपी कर लिया नीचे। अब देखो यहाँ क्या कर रहा हूँ, अभी हमने कैलकुलेशन से ये 7 नंबर का जो एंगल था ना ये निकाल लिया, 64 आया। ये मैं यहाँ 64 लिख देता हूँ, यानी कि पूरा एंगल 64 है। 54 आपने दे ही रखा है पूरा एंगल। ठीक है, अब आपने एक जगह बताया था ना कि वाई ओ लाइन क्या था, बाइसेक्टर था एंगल एक्स वाई जेड का। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, हाफ, हाफ कर देना। ठीक है, तो अगर वाई ओ लाइन एक्स वाई जेड एंगल को हाफ कर रही है, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रही है, दो इक्वल पार्ट्स कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स कर रही है इसके, तो इसका मतलब ये हो गया ना, अगर ये 54 ना होता, ये 60 होता, मानो 60 होता, तो ऊपर वाला पार्ट कितना होता 30, और नीचे वाला पार्ट भी कितना होता 30। मैंने 60 इसलिए लिखा, 60 को डिवाइड 2 से करना थोड़ा और आसान हो जाता है 54 के कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं, डेसिमल में नहीं आ रहा वो भी। तो इस बात को समझ पा रहे हो क्या बताना चाह रहा हूं मैं। अगर ये पूरा एंगल 60 होता तो ये वाला एंगल कितना होता 30, और ये नीचे वाला भी कितना होता 30। क्यों होता, क्योंकि आपने कहा था कि वाई ओ लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही थी या इसके लिए बाइसेक्टर थी, इसलिए। ठीक है, ऐसे ही दूसरी तरफ ओ जेड लाइन जो है एक्स जेड वाई को बाइसेक्ट कर रही है या उसका बाइसेक्टर है उस एंगल का, तो इसका मतलब ये भी इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, 5 और 4 इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां मैं इस तरीके से लिख रहा हूं इस बात को कि ऊपर वाली फिगर में मैंने नंबर डालते 2 और 3, इस एंगल को 2 नंबर डाला था, इसको 3 डाला था, तो यहां लिख रहा हूं मैं 2 और 3 दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि आपने इस बात को लिखा है कि वाई ओ बाइसेक्ट्स एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, वाई ओ जो है बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, यहाँ बाइसेक्टर है, एक ही मीनिंग होता है दोनों बातों का। अच्छा, तो एक चीज यहाँ तो डायरेक्टली ये वाली लिख सकते थे जो मैं अभी लिख रहा हूँ, इसको मैं अभी प्रॉपर बड़े स्टेप्स में करके बता रहा हूँ जो कि आपको समझ में अच्छा आएगा। ये पॉइंट बनता है अगला कि 2 और 3 दोनों जो है हाफ हो जाएंगे इस पूरे एंगल का, एक्स वाई जेड का। ये बात आपको समझ में आती है डायरेक्टली, जो एंगल 2 है या एंगल 3 है वो दोनों हाफ होंगे एक्स वाई जेड का। बताओ, ये कौन है, ये कौन है बेटा, ये लास्ट में क्या लिखा है, एक्सटर। ओके, नाम हट गया वो। हाँ बेटा, किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आई, ये वाली जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने डाला है। सभी को आ गया या सभी को ही नहीं आया? कोई बताएगा नहीं तो मैं बताओ आगे कैसे बढ़ूं। आ गया, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखो कैसे हुआ, 2 + 3 दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो कौन सा एंगल बनेगा, एक्स वाई जेड बनेगा। हाँ जी बनेगा, एक्स वाई जेड के 2 पार्ट हो रहे थे 2 और 3, 2 और 3 को प्लस करोगे एक्स वाई जेड आएगा। लेकिन 2 और 3 तो इक्वल है, या तो दोनों की जगह x लगा दो, या दोनों की जगह y लगा दो, या दोनों की जगह 2 लगा दो, या दोनों की जगह 3 लगा दो। मतलब कि या तो किसी वेरिएबल पे ले जाओ क्वेश्चन को, एंगल्स को किसी वेरिएबल पे मान लो, वेरिएबल मान लो, या फिर इसको 2 और 3 पे ही काम कर लो। 2 का 2 रहा, 3 की जगह पे 2 लिख सकता हूं, लिख दिया।
2 और 2 कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ 2, 2 बार है एंगल 2, हाँ जी 2 बार है। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हाफ हो जाएगा। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई, हाफ ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कि एंगल 2 अगर एक्स वाई जेड का हाफ है तो पहले स्टेप पे लिख चुका हूं कि 2 और 3 इक्वल है, तो इसका मतलब 2 जो हाफ था एक्स वाई जेड का, 2 तो 3 के भी इक्वल था, यानी कि 2 और 3 दोनों किसके इक्वल हो गए, हाफ ऑफ एक्स वाई जेड के। ये इतना बड़ा है इसका लिखना प्रूफ कि भाई ये चीज ऐसी हुई। वो डायरेक्टली भी समझ सकते हो कि भाई आपको ये मालूम है कि अगर ये ए बी लाइन है, ए बी, और ये सी इसका मिड पॉइंट है, तो सी मिड पॉइंट होने की वजह से क्या करेगा, ए सी और सी बी ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, और ये पूरे का आधा होगा, हर एक छोटा वाला पार्ट पूरे का आधा होगा, यानी कि ए सी और सी बी दोनों इक्वल हैं और ये पूरे का आधा है ए बी का। इस चीज को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं, इस बात के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए उसको कि ये क्यों हुआ कैसे हुआ। ठीक है, तो ये मैं लिखा रहने देता हूँ फिलहाल, यहाँ ये वाला स्टेप ऐसा करता हूँ, कॉपी करता हूँ नीचे, इसके बाद या इसको हटा ही देता हूँ, तो करा ही दिया नीचे मैंने। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से जैसे हमने ये करा है वैसे मैं इस साइड पे अगर आ जाऊं तो एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5 दोनों इक्वल हैं, क्योंकि वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ओ जेड जो है बाइसेक्टर है इस वाले एंगल का। हाँ जी, तो मतलब 4 और 5 दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों के दोनों हाफ होंगे पूरे का, पूरा मतलब एक्स जेड वाई का। हाँ जी ठीक बात है, एक्स जेड वाई का हाफ होगा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यूज अगर मैं निकाल लूं, यहाँ पे जरा ध्यान दो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को 2 लिख रहा हूँ, 3 को 3 लिख रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे 2 मालूम है ना मुझे 3 मालूम है। हाफ ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या था, एक्स वाई जेड ये रहा, एक्स वाई जेड हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था 54, तो मैं 54 इसकी जगह पे लिख सकता हूँ। तो यानी कि एंगल 2 और एंगल 3 दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 27 डिग्री। ऐसे ही 4 और 5 दोनों इक्वल हैं और वो क्या है, पूरे एक्स जेड वाई का हाफ है, एक्स जेड वाई का हाफ है। एक्स जेड वाई की वैल्यू कितनी निकाली है अभी, 64 निकाली है, यहाँ ऊपर कैलकुलेशन करी हुई है, ये 64 एक्स जेड वाई की वैल्यू है, तो ये वैल्यू यहाँ लगा सकता हूँ एक्स जेड वाई की जगह पे। तो 4 और 5 जो इक्वल एंगल है ये किसके इक्वल होंगे, 64 का हाफ, 32 डिग्री के, यानी कि 4 और 5 दोनों 32 डिग्री के इक्वल है। ठीक है जी, मुझे एक 4 नंबर का एंगल निकालना था, ये मुझे कैलकुलेशन में चाहिए था, ये रहा, जिस चीज को फाइंड करना था एंगल 4 था, एक पार्ट मैंने लिख लिया नीचे आ गया। अब एंगल 6 निकालना है, एंगल 6 देखना जरा कहाँ पे है, इस जगह पे है, यहाँ पे, ये रहा एंगल 6, ये है एंगल 6। ये किसका पार्ट बन रहा है, इस छोटे वाले ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है, ये जो ऑरेंज जिसको मैं शेड कर रहा हूँ इसका पार्ट बन रहा है ये एंगल नंबर 6। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अरे ये तो बहुत नीचे चला गया, यहाँ लिख लेते हैं और फिर मैं इसको नीचे कॉपी कर दूंगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, इस ट्राइंगल के अंदर ओ वाई जेड ट्राइंगल के अंदर एंगल 6 इसका इंटीरियर एंगल है, एंगल नंबर 3 इसका इंटीरियर एंगल है, एंगल नंबर 4 भी इसका इंटीरियर एंगल है। तो एक ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। ठीक है जी, 6 की वैल्यू मुझे निकालनी थी, छोड़ दिया, 3 की वैल्यू यहाँ से मिल गई, ये रही 3 की वैल्यू 27 लगा दी, 4 की वैल्यू ये रही 32 लगा दी, ये रही 32 4 की वैल्यू ये लगा दी, किसके इक्वल, 180 के इक्वल। अब एंगल 6 बड़े आराम से निकल जाएगा कि इन दोनों को प्लस करो, उधर जाके माइनस करा दो, 180 माइनस 7 और 2 9, 3 और 2 5, तो एंगल 6 की वैल्यू आ गई है 60 70 80 21 डिग्री 21। ठीक है, तो एंगल 4 का आंसर आया 32 और एंगल 6 की वैल्यू है 21 डिग्री। हैं 120 होगी, 121 होगी, हाँ 121 होगी, माइनस बहुत गलत है, 121 होगी, मैंने सिर्फ 80 और 59 को ही कर दिया। ठीक है, तो 121 उसकी वैल्यू आ गई एंगल 6 की, एंगल 4 की वैल्यू 32, बस हो गया खत्म। लिखा थोड़ा उसको खुल के बताया, सिर्फ थोड़ा लंबा हो गया,
बाकी आप छोटा भी कर सकते थे, अगर स्कूल टीचर कहते हैं कि ये सब बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है ये वाला, तो आपका ये वाला पूरा ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, ये वाला, ये पूरा पार्ट हट जाएगा इतना। आया समझ में? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, तो इन्होंने कहा ए बी पैरेलल है बी ई के, डी ई के, तो ए बी और डी ई पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है जी, बी ए सी की वैल्यू 35 है लिखा हुआ आपने, सी डी की वैल्यू 53 आपने मार्क कर रखा है। इस चीज़ को फाइंड करना है डी सी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे करें? बड़ा आसान है। एक ऐसा करो ना, देखो ये उल्टा जेड बन रहा है। जब भी पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी, कहीं पैरेलल लाइंस दे रखी है तो हमें पैरेलल लाइंस की हो सकता है प्रॉपर्टीज लगानी पड़े, यूज़ करनी पड़े, कॉरस्पॉन्डिंग वाली, ऑल्टरनेट वाली, ज़्यादातर ऑल्टरनेट वाला यूज़ होता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन दोनों पैरेलल लाइंस पे एक ट्रांसवर्सल बन रहा है ए ई, अरे पेंसिल बहुत गलत जा रही है, ए ई, ये रहा। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, उल्टा जेड बन रहा है ना ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है अगर लाइंस पैरेलल हो। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो, तो वो है, आपने दे रखा है, तो बस फटाफट से काम हो जाएगा हमारा। नंबर डालते हैं इसके अंदर, इसको डाल दिया 35 वाले को 1, इसको डाल दिया 2, 53 वाले को डाल दिया 3, और जो हमने निकालना था इसको डाल दिया 4 नंबर का एंगल। ठीक है, फिगर आपको नज़र आ रही है, सबको एंगल नज़र आ रहे हैं सारे? लिख रहे हैं फटाफट से इसको। यहाँ पे लिखा ए बी पैरेलल टू डी ई, आपने बोला हुआ इस बात को, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पेयर है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 1 की वैल्यू 35 दे रखी है, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 35। ठीक है, तो ये मेरे को एक पॉइंट मिल गया। ठीक है जी, आगे आगे तो बस हो गया, फिर रह क्या गया? मुझे देखो एंगल 2 मिल चुका है, एंगल 2 की वैल्यू मिल गई है, यहाँ लिख देता हूँ 35। मुझे एंगल 4 निकालना है, तो एंगल 4, 3 और 2 एक ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, इंटीरियर एंगल नहीं है। इंटीरियर, एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल में से 2 एंगल पता चल जाए तो तीसरा निकालना तो फिर बहुत आसान है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज़ कर दो। तो इन ट्राइंगल सी डी ई, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, इन तीनों का सम रहेगा 180। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, तो 4 की वैल्यू मुझे निकालनी है, 2 की वैल्यू 35 ऊपर मैंने निकाली, 3 की वैल्यू आपने दे रखी है 53। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 में से माइनस कर देंगे 5 और 3 8, 5 और 3 8, 88 डिग्री। तो कितना आ जाएगा माइनस करके? 10 में से 8 गए 2, 17 में से 8 गए कितना होता है? 9, नहीं, हाँ 9 होता है, 92 ना, सही करा मैंने, माइनस 92 आ गया एंगल 4 की वैल्यू। तो एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 92 आ गई। बड़ा आसान था ये, तो कुछ था ही नहीं इसके अंदर। और कैसे कर सकते थे इस चीज़ को? और भी कर सकते थे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करके कर सकते थे, लेकिन वो बड़ा करने वाली बात हो जाती, उससे छोटा हो नहीं रहा था। तो ठीक है, ये जो कर लिया हमने सही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, 4 के लिए फिगर दे रखी है इन्होंने, 6.42 नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है,
हाँ जी, इन्होंने बोला है कि इस फिगर के अंदर 6.42 में इफ़ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, यहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है इस टी पॉइंट पे, हमें नज़र आ रहा है दोनों लाइंस हैं, ठीक है, दो ही लाइंस है, ये चार लाइन नहीं है, ये और ये अलग अलग नहीं है, ये पूरी एक एक लाइन ही है, यानी कि कहीं पे वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही, यानी कि यहाँ जाके यूँ ऐसे मुड़ नहीं गई, ठीक है। तो दो लाइंस इस एक टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, हमें नज़र आ गया। सच दैट ये इतना 40 है, मार्क कर रखा है आपने, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस जगह का एंगल 40 डिग्री का, ये 95 डिग्री का है और ये 75 का, तीनों आपने लिख दिए। एस क्यू टी निकालना है, एस क्यू टी, बेहद आसान क्वेश्चन, ये वाला एंगल निकालना है आपने। तो क्या करें, नंबर डाल देते हैं पहले सब में। कौन सा ऑरेंज लूँ, रेड पेन लेता हूँ। ये 1 डाल दिया, ये 2 डाल दिया नंबर, ठीक है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 3 है, और ये वाला मुझे निकालना है, ये 4 लिख दिया, ठीक है। बच्चे ये दोनों एंगल, इन पे भी नंबर डाल देते हैं, 5 और 6, ठीक है। ये नंबरिंग आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1 कहाँ से स्टार्ट करना है, किसी भी एंगल को 1 डालो, किसी को भी 2 डालो। अब मैंने 5 6 डाल दिया है, अगर ये यूज़ नहीं होते कहीं पे, मानो कि आपने नंबर डाल दिए और वो कहीं यूज़ ही नहीं हुए, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नंबर आपने डाले थे, यूज़ नहीं हुए एंगल तो नहीं हुए, उसमें क्या प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हो यूज़। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि 5 और 6 यूज़ ही ना हो, तो क्या करेंगे, सर नंबर क्यों डाल दिए, डाल दिए भाई, हमें पहले से थोड़ा ना याद है कि कौन से यूज़ होंगे कौन से नहीं होंगे, वो तो करने पे पता चलेगा। अब देखो हमारा दिमाग क्या काम कर रहा है कि ये दो लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट हुई, या ये वाली ऐसे ऐसे लाइंस को ज्वाइन करा, तो मुझे दो ट्रायंगल बनते नजर आ गए, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ये वाला। हाँ जी, एक ऊपर वाला ट्रायंगल, एक ये नीचे वाला ट्रायंगल। ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इसके दो एंगल तो साफ साफ आपने दे दिए, 95 और 40। एंगल नंबर 5 निकालना बेल लिए बेहद आसान है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो पहले हम इसी पे काम कर लेते हैं। हमने कोई कुछ सोचा ही नहीं कि उसको निकालने की जरूरत भी थी कि नहीं थी, आगे उसका यूज भी होगा कि नहीं होगा। अगर मैं निकाल भी लूंगा तो मेरे को कितनी देर लगनी है, मुश्किल से 30 सेकंड। अगर मैं एंगल नंबर 5 को निकाल लूँ, भले ही वो यूज ना हो, लेकिन कितनी देर लगेगी, 30 सेकंड। तो निकाल लेते हैं, देखेंगे यूज होता है कि नहीं। तो और कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही अभी तक। ना तो पैरेलल लाइंस दिया आपने, पैरेलल लाइंस देते तो मैं कहता कहीं ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करूं, कहीं कॉरस्पॉन्डिंग ढूंढने की कोशिश करूं। यहाँ पे वो तो दिया ही नहीं। दो लाइंस इंटरसेक्ट कराई हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, या तो वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकली अपोजिट के लिए भी मुझे 5 चाहिए, तो मैं 5 निकाल ही क्यों ना लूँ। और तो कोई चीज़ समझ में आई नहीं रही अभी तक। तो ठीक है, हम लिखते हैं कि एक ट्राइंगल लिया हमने PRT, दो ट्राइंगल बन रहे थे, पहले मैंने ये वाला ले लिया, और इसके अंदर तीन एंगल दिख रहे हैं, 1 2 और 5। तो इन तीनों का सम होना चाहिए 180, क्योंकि ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है जी। 1 की वैल्यू है 95 फिगर में से देखा, 2 की वैल्यू 40 है, यहाँ पे 40 था, यहाँ पे मैंने एंगल नंबर 2 डाला था, और 5 मुझे निकालना पड़ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये नहीं मालूम ना, यही तो मिलेगा। 180 माइनस 9 और 4 कितना होता है भाई, 13, 135। और जब एंगल 5 की वैल्यू निकलेगी तो कितनी निकलेगी, 45 डिग्री। ठीक है जी, ये मुझे नहीं मालूम था, ये निकाल लिया मैंने, रेड वाला पार्ट हमने निकाल लिया, 45 डिग्री। अब ये 5 नंबर का एंगल मुझे पता चल गया, तो जितना 5 है उतना 6 भी तो होगा वर्टिकली। ठीक है, वर्टेक्स का अपोजिट एंगल है, ये वर्टेक्स है तो इसका अपोजिट एंगल, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो 5 और 6 भी इक्वल होंगे, तो यहाँ पे लिख दूंगा 5 और 6 इक्वल रहेंगे। रीजन इस पे भी डाल दूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, प्रॉपर्टी डाल दी, काम हो गया मेरा। 5 की वैल्यू कितनी है, 45, तो एंगल 6 भी कितना नजर आएगा मुझे, 45। तो एंगल 6 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 45। आसान है। अब दूसरी फिगर के अंदर दो एंगल पता चल गए, एक 45 मैंने अभी निकाला, एक 75 आपने दे रखा है। तो एंगल नंबर 4 ही मुझे निकालना था, 4 ही निकलेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा ज़्यादा, बेहद आसान क्वेश्चन था। तो सेकंड ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल TSQ फिर से इंटीरियर एंगल लिखे, यानी कि एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 3। इन तीनों का सम भी 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। 6 की वैल्यू अभी निकाली 45, 4 की वैल्यू आपने निकालने को बोला है, और 3 की वैल्यू फिगर में दे रखी है 75, यानी कि 75 वाली जगह को मैंने एंगल नंबर 3 डाल दिया, नंबर 3 डाल दिया उसको। ठीक है जी। तो 4 की वैल्यू निकालना बहुत 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 आसान है अब आपके लिए। 7 और 4 11 और 1 12। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। काफी ज्यादा लेट आ रहा है मेरे पास, काफ़ी लेट आ रहा है बाकियों के पास। आपने आप 2 लाइन पूरी लिखते हो, उसके बाद जाके दोनों एक साथ आ रही है। अच्छा,
तो चलो ठीक है, अभी हम इसको क्लास ओवर भी कर रहे हैं, टाइम भी हो गया अपना, दूसरी क्लास का टाइम हो गया अभी, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन रखता हूँ। बाकी सब पे पास लेट आ रहा है, अभी मैंने कुछ लिखा है देखो। ये सर ये तो पूरा दिख गया, आंसर सॉल्यूशन आ गया। नहीं, अब जो चल रहा है वो साथ साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना, टाइम पे ही आ रहा है ना। चलो कोई नहीं, वो नेटवर्क इशू कभी कभी हो जाते हैं यार, ये तो चलेगा ही चलेगा थोड़ा बहुत। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, बड़ा आसान था, कुछ नहीं था। आगे के क्वेश्चन हैं, इसमें जो पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बाकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पे तो जितने चाहो क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर एक्स्ट्रा ही कर लेंगे प्रैक्टिस, वो टीचर उसी में से दे देते हैं, या ये दे देते हैं। और इसका जो एग्जांपल है ये लास्ट वाला, ये बेहद बेहद टीचर्स को पसंद है, ये वाला एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया। तो एग्जांपल्स तो सारे तैयार करके जाना, तो इन्हीं में से पूछ लेंगे वो, फिर भी हम एक्स्ट्रा की प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। काव्य बस 5 मिनट में स्टार्ट करने बेटा, इनकी क्लास ओवर कर लूँ फिर आपकी स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। सभी जने आज इतना ही कर रहे हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगली क्लास में लेंगे और बढ़िया से चैप्टर खत्म कर देंगे। चलो जी, बाय, जयराम जी की।